तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। सीटेट परीक्षा पास करना हम सब के लिए कितना ज़रूरी है ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में यदि सीटेट अपेयरिंग को मौका मिल जाता है तो इसका महत्व कितना बढ़ जाएगा ये हम सब अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस एक परीक्षा के पास करके ही कोई बिहार शिक्षक भर्ती जो फेज़ 2 चल रहा है इस समय, उस परीक्षा में शामिल हो सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। तो इस सीटेट परीक्षा को हवा में मत रखिएगा, यानी हवा में यानी कि हल्के में मत लीजिएगा। इसके पास होने पर ही हम सुपरटेट जो यूपी में आने वाला है उसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अतः अपना ध्यान इस परीक्षा से हटने मत दीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथन की व्याख्या करो। कुछ प्रश्न के जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कौन सा सही है कौन सा गलत ये आपको छांटना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध गंगा, ये दुग्ध मेखला यहाँ पर लिखा हुआ है, मेखला दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, कितना लिखा है 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। जो हमारा सूर्य है वो जो दुग्ध मेखला जो आकाशगंगा होती है उसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है, ठीक है। ये बात पूर्णतः सही है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। यानी सूर्य भी किसी की परिक्रमा कर रहा है। किसकी? जो दुग्ध मेखला जो आकाशगंगा है, मंदाकिनी जिसको बोलते हैं, उसकी परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। और जो इसके परिक्रमा करने का एक जो परिक्रमण काल का है कहा जाएगा उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, ठीक है। वो कितने 25 करोड़ या 250 मिलियन, ठीक है। 25 करोड़ वर्ष कहो या 250 मिलियन कहिए, ठीक है। चलिए तीसरा ऑप्शन देख लें। तो ये ऑप्शन भी सही है। दूसरा जो ऑप्शन है वो भी सही है। तीसरा पढ़ लेते हैं। सी ऑप्शन देखिए, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बिल्कुल सही, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। यानी जो इसका बीच का भाग है वो 25 दिनों में एक चक्कर लगाता है, और जो ध्रुवीय भाग है, जो किनारे का भाग है, वो 35 दिनों में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये भी कथन सही है। तो डी ऑप्शन देखते हैं। सूर्य का नाभिक हाइड्रोजन तथा हीलियम के निर्माण से बनता है। सूर्य के नाभिक पर नाभिकीय विखंडन कार्य करता है। ये जो शब्द दे दिया गया ये गलत है। नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन पर सूर्य कार्य करता है ना। हाइड्रोजन के 4 नाभिक तथा हीलियम का 1 नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं? नाभिक बनाते हैं ना, जिसको नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा उत्तर बन जाएगा क्या बनेगा? डी ऑप्शन। क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। यही हमारा उत्तर बन जाएगा ये, क्योंकि ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। वो 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही थे, ये डी वाला गलत है, तो यही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, निम्न विकल्पों की चर्चा करो। अब इसमें भी देखना है कौन सही है कौन गलत है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह वे ग्रह होते हैं, वे लिखा है यहाँ पर, ठीक है। वे ग्रह होते हैं जो पृथ्वी के सदृश या समान पाए जाते हैं। यानी पृथ्वी के जो समान होते हैं, ठीक है, भार में और उनके आकार में, तो उन्हें पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों ग्रह पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? पार्थिव ग्रह, ठीक है। इनके नाम याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। बृहस्पति या वाय ग्रह वे होते हैं, यानी वाह ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह वे होते हैं जो बृहस्पति ग्रह के समान होते हैं।
जैसे कि कौन कौन से होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों ग्रह बृहस्पति या वाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इनको जोबियन ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोबियन ग्रह। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरे सी ऑप्शन देखते हैं। ठीक, घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम है शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र। ठीक है, ग्रहों के घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम है शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र। तो ये भी वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक, जो डी ऑप्शन है, झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम है वरुण, शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण। तो ये जो वरुण पहला है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वरुण सबसे अधिक झुकाव वाला ग्रह है, सबसे, इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। तो हमारा जो उत्तर निकल गया है यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यही उत्तर निकलेगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प का चयन करो। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, बिल्कुल सही। ये सबसे छोटा ग्रह है। सबसे क्या है? बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इसका विशिष्ट गुण यह है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध में क्या पाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और क्या क्या होता है अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है, जो ये कह रहा है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें और क्या होता है बुध के बारे में भी जान लेते हैं। जो बुध ग्रह है सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। ठीक है, इसका दिन जो होता है सबसे गर्म होता है और रात बर्फीली सबसे ठंडी होती है। यहाँ का दिन में जो तापमान होता है कितना होता है? 427 डिग्री, 427 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान होता है बुध ग्रह का। ठीक है, और रात में कितना हो जाता है? -173 डिग्री रात में इसका तापमान हो जाता है। ठीक है, सबसे अधिक अगर कोई कहीं तापांतर पाया जाता है तो बुध ग्रह में ही पाया जाता है। ठीक है, और तापांतर कितना पाया जाता है? 600 डिग्री सेल्सियस का तापांतर, 600 डिग्री सेल्सियस तापांतर यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, तापांतर यानी दिन का तापमान और रात का तापमान, इनको घटाकर निकाला जाता है तापांतर। ठीक है, और जो ऑप्शन बी देखते हैं, शुक्र ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, जबकि ये बात गलत है। शुक्र ग्रह एक गर्म ग्रह है। क्या है? गर्म ग्रह। तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक, ये ऑप्शन गलत हो गया। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जबकि सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये भी गलत हो गया। और डी नंबर क्या कह रहा है? बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 20 वर्ष लगते हैं। जी नहीं, इसको परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। कितने? 12 वर्ष। ठीक है, और जब ये अपनी धुरी पर परिक्रमा करता है यानी एक चक्कर लगाता है धुरी पर, घूमने में इसको मात्र 10 घंटे लगते हैं। कितने? 10 घंटे केवल। ठीक है, सबसे जल्दी अगर अपनी धुरी पर कोई घूमता है तो बृहस्पति ही घूमता है सबसे कम समय में। ठीक, तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4, ब्लू मून किसे कहते हैं? ब्लू मून किसे कहते हैं? ठीक है, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाओं का होना तथा दूसरी पूर्णिमा का चांद जो निकलता है उसे कहते हैं। या ऑप्शन बी कह रहा है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो तो उसे क्या कहते हैं? चंद्रमा पर धूल के मैदान हो तो उसे क्या ब्लू मून कहते हैं? चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाओं का होना तथा जो दूसरी पूर्णिमा का चांद होगा उसे ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 पूर्णिमाओं के बीच का जो समय होता है वो 31 दिन से भी कम होता है। ऐसा कब हुआ था? 2012 में हुआ था।
पहली जो पूर्णिमा थी कब पड़ी थी? 2 तारीख को। और तीसरी जो दूसरी पूर्णिमा थी वो 31 तारीख को पड़ी थी। ठीक है, 31 तारीख को पड़ी थी। इसी को ब्लू मून की संज्ञा दी गई। क्या कहा गया? ब्लू मून। अब ये दूसरा ऑप्शन देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे सुपर मून। क्या कहेंगे? सुपर मून। सुपर मून क्या कहेंगे? उसे सुपर मून कहेंगे। ठीक है, इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिजी फुल मून। इसमें चांद 14% से ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, सुपर मून में। ठीक, चलो अब तीसरा ऑप्शन देख लें। चंद्रमा पर धूल के मैदान दिखाई दें तो उसे क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे, जो चंद्रमा पर धूल के मैदान दिखाई देते हैं उनको कहा जाता है शांति सागर। शांति का सागर। ठीक है, शांति का सागर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? शांति के सागर। ठीक है, शांति सागर। ये चंद्रमा पर है, उपस्थित है। कहाँ? चंद्रमा पर। ऑप्शन डी देखिए, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा। तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो हो उसे कहते हैं, जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसको कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंचुरी। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हुआ वो क्या हो गया था? ए ऑप्शन हो गया था। कौन सा? ऑप्शन ए हो गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। निम्न कथनों की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिसके कारण दिन व रात होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन सही है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन व 6 घंटे का समय लगता है। बिल्कुल सही, 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। सूर्य की चारों ओर जो एक चक्कर लगाती है उसको परिक्रमा कहते हैं। ठीक है, और जो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है उसे परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण। सी नंबर देखते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करते हुए एक कोस की दूरी, सूर्य से एक कोस की दूरी पर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपसौर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी पृथ्वी जब सूर्य के जितना नज़दीक होती है दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हुए, उसे उपसौर कहेंगे। ये कब होता है? ये होता है 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। ये डेट नोट कर लीजिए। ठीक है, यूपी टेट और सुपर टेट में तो अभी नहीं पूछा गया, यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उपसौर किसे कहते हैं और अपसौर किसे कहते हैं, कब होता है, ये डेट पूछी गई है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है। ये स्थिति 5 जुलाई को आती है। जी नहीं, ये 5 जुलाई को नहीं, 4 जुलाई को आती है। कब आती है? 4 जुलाई को। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर निकल के आया डी, ऑप्शन डी, क्योंकि ये गलत है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। कुछ इसका जो रूप है प्रश्नों का वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, अक्षर का आकार, इस वजह से क्वेश्चन इसमें आ नहीं रहे हैं। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 6। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड लिटिल ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डिफरेंट ने, या लॉर्ड यहाँ क्या लिखा है? लॉर्ड लांसडाउन ने। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड लिटन ने की थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? ये जो लॉर्ड रिपन है इन्होंने क्या किया था? देखिए,
इनके समय में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था। रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। ठीक है, अधिनियम ये कब आया था? 1881 में, 1881 में आया था। ठीक है, और क्या हुआ था? ये जो लॉर्ड रिपन है, इनके समय में नियमित जनगणना हुई थी। कब? 1881 में ही हुई थी। ठीक है, और इनको लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। किसका? स्थानीय स्वशासन का, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और लॉर्ड डफरिन को तो सभी कोई जानता होगा ना, इनको कौन भूल सकता है। इनके शासनकाल में ही भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, इन्हीं के शासनकाल में। ठीक है, और तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही रक्षा की जाएगी, ये कथन किसका है? बताइए। तो साथियों, ये जो कथन दिया गया है, ये किसने कहा था? बताओ, किसने कहा था? ये कथन कह दिया था किसने? एल्गिन द्वितीय ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। ठीक है, अच्छा, दूसरा ऑप्शन देख लिए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का नाम सुनते ही तो आपको यह कुछ याद आ जाता होगा ना, बंगाल विभाजन, 1905 बंगाल विभाजन, इन्होंने ही आग लगाई थी, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं 1901 में इन्होंने सिंचाई आयोग की स्थापना की थी। किसकी? सिंचाई आयोग की स्थापना की। फिर 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना की। 1904 में इन्होंने क्या किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाए थे। ठीक है, और जो सबसे मतलब मुख्य कार्य इन्होंने किया था, पहली बार पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही की गई। ठीक है, पहली बार पुरातत्व विभाग, यानी किसी का अगर ध्यान गया तो ये कर्जन ही थे। ठीक है, पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। अच्छा, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनके बारे में बताइए। जो इनके समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। इनके समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां व सलीम उल्ला खां ने मिलकर ढाका में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इन्हीं के शासनकाल में 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और 1900 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, ये तो सबको पता है ना। और जो हार्डिंग द्वितीय थे, इन्होंने क्या किया था? इनके समय में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, उसे आप लोग जरूर याद रखिएगा ना। हर बार क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, ये हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही 1911 में घोषणा हुआ था कि घोषणा की गई कि दिल्ली, जो जॉर्ज पंचम आए थे, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, वो यहाँ पर आए। ठीक है, जॉर्ज पंचम भारत आए थे, उन्होंने क्या किया था कि घोषणा किया था कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा। पहले क्या था? पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी। तो 1911 में घोषणा की गई कि दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी। फिर 1912 में इन्होंने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। ठीक, ये किसके शासनकाल की बात हो रही है? हार्डिंग के शासनकाल की बात चल रही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया? बताइए, कहाँ से लिया गया है? बताइए। तो ये हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है।
रूस से क्या लिया गया है? रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? जो हमारे संविधान, मूल संविधान में 10 थे और जो 11वां संविधान बाद में जोड़ा गया, ठीक है। और जर्मनी से क्या लिया गया था? आपातकालीन जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं ना, वो ली गई हैं। आपातकालीन राष्ट्रपति की शक्तियां ली गई हैं, ठीक है। ब्रिटेन से क्या लिया? ब्रिटेन से तो बहुत कुछ लिया गया ना। ब्रिटेन से लिया संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण, है ना। ये सब ब्रिटेन से हमने लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, संविधान सभा का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? बताइए, कब स्वीकार किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले। ये जो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर हमारा गणतंत्र यानी संविधान लागू हो गया था हमारे भारत में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से लिया गया है? अभी हमने ऊपर बताया था ना, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो इसका सही उत्तर ब्रिटेन हो जाएगा। रूस से क्या लिया गया? रूस से मौलिक कर्तव्य। अमेरिका से क्या लिया है? अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार, अमेरिका से मौलिक अधिकार, ठीक। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहाँ लिखते हैं। जापान से क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर, अब यहाँ से हमारे संस्कृत के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है, पढ़ के उत्तर देने हैं, ठीक है। अयोध्या धर्म स्थानम अस्ति, अयोध्या धर्म स्थान है, यानी अयोध्या धर्म का स्थान है, ठीक है। वाराणसी विद्या केंद्रत्वेन, वाराणसी विद्या का केंद्र, मुक्तिधामेन, मुक्ति का केंद्र, चा प्रसिद्ध अस्ति, यानी वाराणसी जो है विद्या के केंद्र के लिए और मुक्ति धाम के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरम, कश्मीर प्राकृत सुषमा दृष्टया, कश्मीर की प्राकृत सुषमा यानी कश्मीर की जो प्रकृति सुषमा दृष्टया माने देख कर, जगति प्रसिद्धम, जो कश्मीर की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो सारे संसार में प्रसिद्ध है। द्वारका भक्तिकृत, यानी द्वारका भक्तिकृत के लिए, भक्ति के लिए प्रयुक्ता, और परम वृंदावनम, और जो वृंदावन है वो भी भू रस स्थानत्वेन विख्यातम, यानी जो वृंदावन है वो रस के लिए, भक्ति रस के लिए या रास लीला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, या विख्यात है। प्रेम रहेश्यो ब्रह्मांडे व्रजांगना यो विदंती, प्रेम की जो रहस्य है उसके लिए तो ब्रज ही सारे संसार में प्रसिद्ध है या ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए चलते हैं देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। उपर्युक्त गद्यांश पठित्वा निम्नानि प्रश्नानि उत्तराणि देयानि, यानी उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद जो शीर्षक निकला वो क्या होगा? अस्य गद्यांश समुचितम शीर्षकम लिखत, बताइए कौन सा होगा? द्वारका, अयोध्या, वाराणसी, तो क्या हो जाएगा? पवित्रा नगर्या। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पवित्रा नगर्या यानी पवित्र नगरी, ठीक है। चलते हैं दूसरे प्रश्न को। वाराणसी कथम प्रसिद्धा अस्ति, वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है? वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है? अभी जब हमने गद्यांश पढ़ा था उसमें लिखा था कि वाराणसी विद्या के केंद्र के लिए और मुक्ति धाम के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, दृष्टया शब्दे कथम विभक्ति अस्ति, यानी दृष्टया शब्द में कौन सी विभक्ति है? इसमें तृतीया विभक्ति है। कौन सी है? तृतीया विभक्ति। प्रश्न नंबर 4, असत्य कथन का चयन करो। असुरः हर्ये क्रुद्धति, यानी असुर हर से क्रोधित होता है, हर के लिए क्रोधित होता है या हरि पर क्रोधित होता है ना, क्रोध करता है। इसमें क्रोध की स्थिति में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन बी, कुक्कुरः पादेन खंजा। कुक्कुरः पादेन खंजा, पादेन यानी कि पैर से, खंजा माने लंगड़ा है। ठीक है, जब किसी अंग विखंडन की बात की जाती है वहाँ तृतीया विभक्ति आ जाती है। कौन सी? तृतीया विभक्ति आ जाती है। ठीक है, और क्रोध, ईर्ष्या, द्रोह के योग में कौन सी आ जाती है? चतुर्थी विभक्ति आ जाती है। कौन सी? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, असौ चौराद बिभेति। असौ चोर, वह चोर डरता है, यानी असौ माने वह, चौरात माने चोर से डरता है। तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? विभेति, भय, रक्षा। ठीक है, यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ जाएगी? यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। कौन सी? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, और ग्रामीण आयाति, ग्रामीण आयाति, चौरात बिभेति। तो दोस्तों जो सी नंबर है असौ चौरात विभेद, इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी? पंचमी। अभी मैंने चतुर्थी कहा, उसके लिए सॉरी, इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, और जो ग्रामीण आयाति है, डी ऑप्शन है, ग्रामीण आयाति, गांव से आया, गांव से आया है। तो जब कोई गांव से आया यानी गांव से दूर हो रहा है, अलग हो रहा है, तो अलग होने की स्थिति में पंचमी विभक्ति आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पर तो तृतीया विभक्ति लगी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? जो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा डी नंबर। कौन सा बन जाएगा? डी नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, कृष्ण सर्पः शब्द में कौन सा समाप्त है? कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। कृष्ण सर्पा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास है। ठीक है, अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, जैसे कि आदिहरि, आदिहरि है ना। चलिए, और ये जैसे ये द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद भिन्न भिन्न होते हैं, और च या और से जुड़े होते हैं ना। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तथा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो आप वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है।